हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ई स्कूल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है प्रेपोजिशन। अब देखिए, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की एफिशिएंसी जाती जाती है, वहाँ पर प्रेपोजिशन टॉपिक आपको मिलेगा। और देयर इज अ सर्टेन मेंटालिटी इन द स्टूडेंट्स माइंड that this is a very easy topic. But I assure you, this is not as easy as it appears to be. क्योंकि इसके कुछ certain rules है, वो rules तो easy है, but there is a long list of, huge list of fixed prepositions. और वो इतने मुश्किल है कि आपको याद करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में वो जगह बना पाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस है जो हम रूल से कर पा रहे हैं और कौन से ऐसे प्रेपोजिशंस है जो फिक्स प्रेपोजिशंस है, जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के साथ आ रहे हैं। तो हम उनको आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब पहला सेंटेंस देखिए, पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क 5 o'clock। देखिए स्टूडेंट्स, पहले किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप हर एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। 2 स्टेप है। पहला कि वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सेकेंड स्टेप इज दैट यू हैव टू वेरी माइन्यूटली असेस द ऑप्शंस दैट आर गिवन इन योर पेपर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन पहले ध्यान से देख लो। वाक्य को पढ़ लिया, फिर ऑप्शंस को देखो, फिर यू कम टू द कंक्लूजन दैट दिस मस्ट बी द आंसर विथ वेरी सॉलिड रीजन। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो वाक्य है इसमें देखिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है ना। तो एक ध्यान में रखना, विल हैव और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें एक रूल आता है कि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा बाय प्लस टाइम का यूज होता है। अब बाय प्लस टाइम का यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर टेंस की एक तरीके से फिक्स प्रेपोजिशन हो गया है, जो आपको याद रखना है। ये टाइम फ्रेज है जिसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज कह दो, टाइम फ्रेज कह दो, जो इसमें फिक्स आना है। तो इसका मतलब इस वाक्य में आपका आंसर बी बनता है बाय 5 o'clock। वह 5 बजे तक यह काम पूरा कर चुका होगा। आया समझ में? तो देखिए, योर ओवरऑल स्टडी of English grammar will help you solve these questions. This is not here that just preposition exercise is going on and with the help of only rules of preposition you can solve all these questions. Your overall study or understanding of grammar will help you solve these sentences. आए समझ में? तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसमें बाय प्लस टाइम आता है, तो बाय फिक्स प्रेपोजिशन इसमें आएगा और यहाँ पर आंसर हो गया बी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिज कार कलाइडेड अ स्पीडी ट्रक। अब ये जो वर्ड है देखिए, कलाइड, कलाइड का मतलब आमने सामने की भिड़ंत हो जाना, कलाइड। और कलाइड है ना, उसमें हमेशा विद का यूज होता है, कलाइडेड विद। ठीक है, इसको कोलाइड मत पढ़ना, कलाइड होता है ये। तो कलाइडेड विद अ स्पीडी ट्रक, तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, विद अ स्पीडी ट्रक। और यहाँ पे याद रखना है कि कोलाइड एक फिक्स प्रेपोजिशन है। दिस इज अ फिक्स प्रेपोजिशन। there is no rule available for that why I have used with here with this word collide. Only one fact is there that this collide verb always takes with it. इसके साथ में हमेशा with का यूज होगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। माई ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग द फायर प्लेस। मेरे दादाजी बैठे हुए थे फायर प्लेस के पास में का सेंस बनता है। मैंने कहा ना, यू विल हैव टू मेक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस फर्स्ट, देन यू स्टडी द ऑप्शंस अवेलेबल, then you come to the conclusion. The third step will determine that your answer would be this one. यहाँ पर ये देखिए कि फायर प्लेस के पास में बैठे थे, तो पास का अर्थ देना है, नजदीक का अर्थ देना है। और देखिए, प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो दो ऐसे आपके
ये प्रेपोजिशन है। एक तो है बाय जो पास का सेंस देता है और दूसरा है बिसाइड, ठीक है, जो पास का अर्थ देता है। तो इसका मतलब बाय भी आंसर बनता है, बिसाइड भी आंसर बनता है, लेकिन दोनों ऑप्शन थोड़ी होंगे। हमारा आंसर होगा कि दोनों को आंसर करना है तो डी ऑप्शन होगा, बी और सी दोनों आंसर है। तो इसमें बाय भी पॉसिबल है और बिसाइड भी पॉसिबल है। सो योर आंसर वुड बी डी हेयर इन दिस सेंटेंस। आया समझ में? यहाँ पे I have not followed fixed preposition rule. I have followed the rules available in grammar for this, by and beside. तो by और beside का रूल है, तो रूल के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। Now let's move to the next sentence. There is no hospital his house. अब यहाँ पे there is no hospital, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, his house उसका घर। अब उसके पास में, पीछे, नजदीक में, दूर, क्या आना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस अवेलेबल। अब यहाँ पे देखिए कि हमें ऑप्शंस की स्टडी करना है। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, आपको वाक्य भी अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए बिसाइड्स होता है ना, इसका अर्थ होता है के अलावा, ठीक है, इसका अर्थ होता है के अलावा। एट होता है अगर वहीं पे हॉस्पिटल होता है तो। बिफोर का अर्थ होता है सामने, है ना, प्लेस को बता रहा है। देयर इज नो हॉस्पिटल बिफोर हिज हाउस, उसके घर के सामने कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, ये इसका आंसर बन जाएगा। पास्ट का इस पे कोई रोल नहीं है। पास्ट देखिए कहाँ यूज होता है, जब आप यू आर रनिंग पास्ट अ रिवर, यू आर वॉकिंग पास्ट रिवर, यू आर वॉकिंग पास्ट बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के पास से निकल रहे हो, किसी नदी के पास से होकर के निकल रहे हो, तो वहां पास्ट का यूज होता है। और पास्ट यूज होता है जब आप घड़ी का समय बताते हो, इट इज 12:15, 12:15 है। तो ये सवा बताना है ना, तो वहां पर आप पास्ट का यूज करते हैं। आया समझ में? तो पास्ट का यहाँ पे भी कोई यूज नहीं है, तो आंसर हो गया इसमें सी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज फेमस हर शॉर्ट स्टोरीज। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, है ना, ख्याति जो प्राप्त हो गया। शी इज फेमस। फेमस ये जो वर्ड है ये हमेशा फॉर प्रीपोजिशन अपने साथ में लेता है। फेमस फॉर समथिंग, ठीक है। आई एम फेमस फॉर एस्ट्रोलॉजी, मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रसिद्ध हूं। शी इज फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरीज, तो वह शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस है। आंसर इसमें हो गया फेमस फॉर। आपने देखा ना, कलाइड विद, फेमस फॉर। याद रखना, इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग ऑल दीज सेंटेंसेस, these will be in your permanent memory, and try to, you know, discuss all these things with your friends, your family members who are preparing for such exams. अगर आप उनके सामने रिपीट करोगे तो आपकी ये परमानेंट मेमोरी में जगह बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Has she put the documents, the cupboard? क्या उसने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रख दिए हैं? अब कबर्ड के अंदर है, ऊपर है, क्या है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर आंसर बनता है इन। अब क्यों बनता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कबर्ड एंड यू हैव पुट समथिंग देयर इन दैट, उसमें रखा है। तो कोई भी वस्तु किसी चार दीवारी के अंदर हो, सराउंडिंग में हो, तो वहां पर इनका यूज होता है। आई एम इन माई रूम, चार दीवारी में हो गया, ठीक है। देयर इज अ पेंसिल इन हिज जियोमेट्री बॉक्स। आई समझ में? जब कोई वस्तु किसी चार दीवारी में, किसी घेरे में पहले से ही उपस्थित हो, तो वहां पे इन का यूज होता है। हैज शी पुट द डॉक्यूमेंट्स इन द कबर्ड, योर आंसर वुड बी बी, इन। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आई हैव नॉट मैट हिम इज लास्ट डे एट स्कूल। मैं उससे नहीं मिला हूं। कब से? उसके स्कूल के लास्ट डे के बाद से मैं उससे नहीं मिला हूं। पहले तो इसमें वाक्य पे जाते हैं। अब ये वाक्य कौन सा है? ये है, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक तो सिंस और एक फोर का यूज होता है प्रेपोजिशन का, और वही इनमें से यहाँ पर आना है। फ्रॉम उसमें यूज नहीं होता, एट यूज नहीं होता, सिंस और फोर पे आना है। दो बातें नोट कर लीजिए, इस वाक्य को हम सॉल्व करते हैं उससे पहले।
पहली बात कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले होता है। सिंस जो है वो लगता है घड़ी का समय हो गया, दिन हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, या फिर ऐसा कोई वाक्य ही दे दिया गया हो जो ओवरऑल समय को बता रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहां पर आप सिंस का यूज करोगे, योर आंसर वुड बी सी। आया समझ में? फॉर कहां यूज होता है? जब आप घंटों को बताते हो, 5 घंटे, 5 दिन, 6 साल, कई महीने, लंबा समय, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सालों से, फॉर इयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 hours, फॉर 5 days, फॉर 6 months, फॉर 20 years, वहां पे फॉर का यूज होता है। समझ में आ गया होगा? रूल के साथ में रूल डिस्कस होता है, तो इसलिए आप इनको रिपीट करते जाना, अच्छे से नोट करते जाना। आई अश्योर यू, वंस यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज एक्सरसाइज, आई अश्योर यू these prepositions would be in your permanent memory. आगे, never call me the morning। एक यहाँ पे छोटी सी एक आपको फैक्ट बता देता हूँ। कुछ prepositions होते हैं जो एक फ्रेज में यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। ये फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेजेस है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, है ना, इन द इवनिंग। अब ये अगर नाइट होता, है ना, नाइट होता तो एट नाइट आता, एट डॉन आता, है ना, एट डस्क आता। आ रही समझ में? एट नून आता। लेकिन इन द मॉर्निंग, नेवर कॉल मी इन द मॉर्निंग, मैं कहता हूं मुझे सुबह कॉल मत किया करो, तो नेवर कॉल मी इन द मॉर्निंग। माई आंसर वुड बी हेयर इन दिस सेंटेंस। आई समझ में? ये फ्रेजेस याद रहेगी तो 4 preposition हमें ऐसे ही याद हो गए। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइन, एट नून, एट डॉन, एट डस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोंट येल मी नो रीजन। इसके आंसर्स ऑप्शंस कहीं पे मर्ज हो गए हैं, कोई नहीं, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। डोंट येल एट मी। ओ, ये सेंटेंस रिपीट हो गया है, देखिए यहाँ पर। चलो, ये रहा आपके सामने। डोंट येल एट मी, येल के साथ में एट लगता है, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन हो गया। फॉर नो रीजन, बिना किसी बात के मुझ पे मत चिल्लाया करो। येल का मतलब गुस्से में चिल्लाना। डोंट येल एट मी, मुझ पे मत चिल्लाओ। फॉर नो रीजन, बिना किसी बात का। आई बात समझ में? तो आपको याद रखना पड़ेगा, येल एट होता है, जैसे कलाइड विद होता है, फेमस फॉर होता है, येल एट होता है। और फॉर नो रीजन, in the morning, in the afternoon. Keep on repeating all these sentences with me. These prepositions will be in your permanent memory, I assure you. Now let's move to the next sentence. My elder sister will be here 10 minutes. मेरी बड़ी बहन यहाँ पर होगी 10 मिनट में। जब आप देखिए समय टाइम के प्रेपोजिशंस को पढ़ते हैं तो उसमें आता है इन, और इन होता है कि किसी समय सीमा के अंदर किसी काम का होना है तो वो इन में बताया जाता है, तो इन यहाँ पर यूज होगा। तो आंसर हो गया आपका बी। मेरी बड़ी बहन यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। शी विल बी हेयर इन 10 मिनट्स। आया समझ में? नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। वुड यू टेल मी समथिंग योर न्यू बिजनेस। क्या तुम मुझे अपने नए व्यवसाय के बारे में बताओगे? तो अबाउट, टेल मी समथिंग अबाउट समथिंग, समबडी, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थिति के बारे में, किसी घटना के बारे में बताना है तो अबाउट दैट इंसिडेंट, अबाउट दैट पर्सन, अबाउट योर न्यू बिजनेस। याद आया? तो यहां पे आपका आंसर होगा सी, अबाउट। आगे बढ़ते हैं। आवर कॉलेज इज इक्विप्ड, आवर कॉलेज इज इक्विप्ड, ये जो वर्ड है इक्विप, ठीक है, दिस ऑलवेज टेक्स विद
फिक्स preposition with it. इसके साथ में with लगता है, हमेशा याद रखना है equipped with होता है. When I entered into this field of competition, I was equipped with the thousands of exercise, है ना, 100 days practice. तो इस तरीके से equipped with होता है. He was equipped with different instruments, different weapons. तो इस तरीके से equip के साथ में with का यूज होता है. तो यहां आपका आंसर डी बनता है. equip with होता है. ठीक है, आपका आंसर बन गया डी. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. स्टूडेंट्स मस्ट हैव अवेयरनेस अ हेल्दी डाइट. स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए एक स्वस्थ डाइट की. और अवेयरनेस ऑफ होता है. अगेन फिक्स प्रेपोजिशन, आपका आंसर बी बनता है. ऑफ होता है, अवेयरनेस ऑफ. अगेन आई रिपीट द सेम फिक्स प्रेपोजिशंस वी हैव सीन सो फार. जैसे हमने कोलाइड विद देखा, फेमस फॉर देखा, येल एट देखा, अवेयरनेस ऑफ देख लिया है ना. और इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, है ना, एट नून, एट डस्क, एट डॉन, है ना. तो एट नाइट, ये फिक्स प्रेपोजिशंस हो गए. तो मेरे साथ में रिपीट करोगे तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी ये याद भी हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. This building belongs. Again, an example of fixed preposition. Belong के बाद में to आता है. Belong to. Your answer would be A. Belongs to. इस बिल्डिंग का संबंध किससे है? पुराने किसी जमींदार से है, लैंडलॉर्ड से है. आया समझ में? Belongs to. ठीक है, फिर रिपीट करता हूं. जैसे फेमस फॉर, येल एट, collide with, belong to. ठीक है, और जैसे अभी ये हमने देखा था अवेयरनेस ऑफ. अब आगे बढ़ते हैं. शी हैज बीन इन doldrums ever. अब फिर देखिए, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो गया. ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था कि इसमें आप सिंस और फॉर का यूज करते हैं. अब फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. और जब ऐसा वाक्य दे दिया जाता है समय को बताने के लिए कि उस समय जब मैं उससे मिला था तब से ये बताना है, तो सिंस का यूज होता है, एवर सिंस. ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बी बनता है. पहला वाक्य है, उसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा वाक्य है. रूल वही है यहाँ पर. आगे बढ़ते हैं. यू मस्ट कंसंट्रेट के साथ में हमेशा ऑन लगता है. कंसंट्रेट ऑन, अवेयरनेस ऑफ, फेमस फॉर, collide with, yell at, in the morning, concentrate on. याद रहेगा, concentrate on your reading habit. तुम्हें अपने पढ़ने की जो आदत है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. I got this smart watch 3000 rupees. अब ये इस वाक्य को देखते हैं कि मैंने ये स्मार्ट वॉच खरीदी. जब भी आप किसी चीज का प्राइस बताते हो, यू ऑलवेज यूज फॉर. कितने में खरीदी? फॉर 3000 रुपीज. ये आपने घड़ी कितने में खरीदी? फॉर 2000 रुपीज. ये कैमरा कितने में खरीदा? फॉर 5 लाख रुपीज. आई बात समझ में? प्राइस बताते हो तो फॉर का यूज होता है. रेट बताते हो तो एट का यूज होता है. अभी देखेंगे उसका भी एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आई गॉट दिस स्मार्ट वॉच फॉर 3000 रुपीज. मैंने यह स्मार्ट वॉच 3000 रुपए में खरीदा. ठीक है. देयर इज समथिंग रॉन्ग, रमा एंड पन्ना. जब भी किसी दो जनों के बीच में किसी बात की कोई बात होती है तो आप हमेशा उसमें बिटवीन का यूज करते हो. सबसे पहले तो ये आंसर इसका क्या होगा? आंसर वुड बी डी. ठीक है, दो जनों के बीच की बात है तो बिटवीन का यूज होता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 पर्सन्स यू विल यूज अमंग. ठीक है, एक बेसिक बहुत ही साधारण सा रूल है. जब दो जनों के बीच की बात है कि रमा और पन्ना के बीच में कुछ गड़बड़ है तो बिटवीन आएगा. आंसर डी होगा यहाँ पर. और यहाँ पे मान लो कि रमा एंड पन्ना की जगह फैमिली मेंबर्स हो जाता तो यहाँ पर आप क्या यूज करते? अमंग. अब लास्ट
अंतिम पड़ाव पर है अपनी ये एक्सरसाइज। डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड मी। रिमाइंड आता है ना, तो फिक्स ऑफ आता है, रिमाइंड मी ऑफ। आपका आंसर होगा बी, याद रखना है। फिर से रिपीट करता हूं, फेमस फॉर, अवेयरनेस ऑफ, collide with, yell at, remind of, concentrate on। याद रहेगा? रिमाइंड ऑफ, मुझे मीटिंग के बारे में याद दिलाना मत भूलना। आगे, शी बॉट मिल्क 50 रुपीज अ लीटर। अब मैंने कहा था कि प्राइस बताना है तो फॉर, रेट बताना है तो एट। यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। रेट बता रहे हो तो एट का यूज होगा। शी बॉट मिल्क एट 50 रुपीज अ लीटर। 50 रुपए लीटर की दर से उसने दूध खरीदा, की दर से। रेट बता रहे हो तो एट का यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशन। एक एक एग्जाम्पल को मैंने अच्छे से बताया है, तो करीबन 20 वाक्य में 20 नए रूल्स पढ़े हैं। 20 वाक्य के साथ में 20 आपने कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस भी पढ़े हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो गई है। जुड़े रहना है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, नोट करो उनको, मेरी तरह रिपीट करो। collide with, famous for, awareness of, yell at, है ना, और concentrate on, इनको रिपीट करते रहना। एवरीथिंग विल बी इन योर मेमोरी। योर एग्जाम, it will be a very easier thing for you. You will crack your exam very easily. So with this hope that you are doing great with the exercise of e-school, I wish you good luck.